और अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्री सुब्रत त्रिपाठी सर उपस्थित हैं। उपस्थित सभी साथियों की तरफ से सर को सादर प्रणाम। गुरुजी निवेदन करेंगे प्रतियोगी छात्रों के लिए जो सीरीज चलाई जा रही है, आज उस विषय पर अपना अनुभव और मार्गदर्शन प्रदान करें। स्वागत है गुरुजी। सभी को उचित प्रणाम एवं आशीर्वाद पूर्वक के निवेदन कर रहा है कि समाजवाद के ऊपर 2 लेक्चर्स हो गए थे। ये तीसरा लेक्चर समाजवाद पर, उसके एक बिल्कुल नूतन अध्याय पर आया है, जिसका कि अभी हाल ही में कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, बाद में उसमें क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि क्या सामान्य, पिछड़ा और अनुसूचित यही 3 टुकड़े रहेंगे या इनके और उप टुकड़े होने चाहिए। इस पर हर आदमी की अपनी राय होगी और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही कहा है कि इस बिंदु पर निर्णय लेने का अधिकार सरकार को है, जिसे जनता ने चुना है। वह यह निर्णय लेगी। समय समय पर सरकारें बदलती रहती हैं। कोर्ट का यह जुरिस्डिक्शन नहीं है। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन मात्र यह कहना है कि अगर इस आशय का निर्णय सरकार लेती है तो यह भी असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि कोई भी टुकड़ा आप करेंगे तो उस एक टुकड़े की राह में, उस टुकड़े को पाने की कोशिश में जो भी दूसरी टीम आगे जो बनेगी टीम है, उसमें से कोई न कोई एक टुकड़ा उस पर हावी हो जाएगा, उस पर्टिकुलर ग्रुप पर। जैसे कि पिछड़ों में भी अगड़े पिछड़े अति पिछड़े बनने बात आई, अनुसूचित जात में भी अगड़े बीच के और अति पिछड़े की बात आई। ये बात इसलिए उठी कि जो लोग सुस्थापित तबकों के टच में ऑलरेडी हैं, उनका मुकाबला वे समाज के वे लोग आसानी से आरक्षण पाने पर भी नहीं कर सकते हैं जो कि मुख्य धारा से दूर है। जैसे कि यह किसी जात के विरोध में, आप प्रशंसा में नहीं कर रहा हूं, जैसे कि देश आजाद हुआ, दो तीन बातें मैं आज तक नहीं समझ पाया कि एक्स्ट्रा एज रखने से किसी व्यक्ति को तो फायदा मिल सकता है, जब रिजर्वेशन है किसी समाज को तो घाटा होगा नहीं। जैसे मान लीजिए पिछड़े वर्ग के लिए अगर इतनी सीटें रिजर्व है तो चाहे 5 साल अधिक हो या 5 साल कम हो, उसी समाज के लोग तो पाएंगे। यह कहना कि आयु सीमा बढ़ा देने से गरीब लोगों को मौका मिलेगा आगे आने का, यह कहना बिल्कुल गलत है। किसी जनरल बैकवर्ड शेड्यूल्ड कौम के बारे में कह रहा हूं, क्योंकि आप इंटरनेट पर सूची उठा के देख लीजिए, जब हम लोग नौकरी में आए थे उस समय जितने गरीब परिवार के लड़के नौकरी में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस में आते थे, उसके चौथाई भी उपस्थिति अब गरीबों की नहीं रह गई। मान लीजिए 40 साल तक अगर कोई बैठ रहा है, कोई 42 तक बैठ रहा है, कोई 45 तक बैठ रहा है, तो जितने रिजर्वेशन है समाज में लड़के तो उतने आएंगे। अब 45 साल की उम्र तक जो गार्जियन बैठा पाएगा, बिना नौकरी ये खिला पाएगा, पढ़ाई लिखाई के नाम पर कुछ दे पाएगा, फॉर्म भरने खर्चा दे पाएगा, बिना कुछ किए बच्चे कमाए, क्या कोई गरीब गार्जियन कर पाएगा? या उसी वर्ग का अमीर आदमी कोई कर पाएगा?
जब हम नौकरी में आए 24-25 साल तक आईएएस आईपीएस का फॉर्म भरा जाता था, टीचर्स की भी यही थी। हद से हद आरक्षित कोटे में भी 30 साल के बाद एक आदमी को मालूम हो जाता था कि वह नौकरी नहीं पाएंगे। लेकिन 5 साल की छूट बढ़ने से मुझे तो लगता है कि उस कौम के लोग बहुत कम मात्रा में डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या बड़ी पोस्ट पर पहुंच पाते हैं। जो 45 साल में भर्ती होगा मेरे भाई, वह नौकरी कैसे करेगा? 15 साल की नौकरी में कितना लाभ ले पाएगा, कितना प्रमोशन ले पाएगा? बाद में वो कहा जाता है कि उसको ऊंचे पदों पर पहुंचाया नहीं गया, अगर उसने केवल 15 साल का अनुभव टीचर्स का लिया तो बहुत होगा, आउट ऑफ द वर्ड डीएम बन जाएगा। कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी में कैसे पहुंचेगा, कमिश्नर और सेक्रेटरी में कैसे पहुंचेगा? इसी तरह से अगर कुछ लोगों को ही अगर प्रगति के अवसर मिले किन्हीं कारणों पर, तो यह बात हर कोटे में देखी जानी चाहिए कि सुविधाएं सर्वव्यापक हो, और कहीं न कहीं इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिन लोगों ने अंतरजातीय विवाह किया, क्या उनको यह फैसिलिटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कोई कोई लोग जिहाद की बात करता है, कोई कुछ की बात करता है। मैं पूछ रहा हूं किसी भी कारण से अगर मान लीजिए किसी अन्य जात की लड़की ने किसी जात लड़की शादी किया, लड़के शादी किया, मैं इस पर कोई फतवा नहीं जारी कर रहा हूं, कोई धर्मादेश नहीं जारी कर रहा हूं, केवल चिंतन के बिंदु सौंप रहा हूं। और वही आदमी ऋषि और महर्षि चिंतन करता है और निष्पक्ष चिंतन करता है। कहीं गणना में गड़बड़ी भले आ जाए, निर्णय में गड़बड़ी भले आ जाए, लेकिन जानबूझ के उससे गलत निर्णय, गलत थिंकिंग न करे, वही आदमी ऋषि है। अगर उसको ऊंचे पद पर पहुंचना है तो उससे, या गरीब आदमी को पहुंचना है तो उसके लिए रियली आपको कम उम्र में लड़कों को लेना होगा। शुरू में, जब बाद में धीरे धीरे कोशिश करते करते जिनके पास फालतू पैसा होता है वे इतने लंबे समय तक बिना काम किए उसको झेलते रहते हैं और वे सिलेक्शन ले लेते हैं। और उसी समाज के गरीब बच्चे, अब मान लीजिए मैं किसी एक कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए जनरल कास्ट का है, 40 साल एज है। हमारे टाइम में जब 24-25 साल एज थी तो 25 साल बाद एक आदमी कम से कम उसका उम्र का समय बर्बाद नहीं गया, मालूम हो गया कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हम कोई और काम करें। आदमी 40 साल तक आस्था लगाए बैठा हुआ है, उचित समय पर शादी विवाह हो रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन एक अपूर्ण होता है, और उसमें फिर जो गरीब आदमी है उसको खाली 4 साल उसने तैयारी किया, और जो अमीर आदमी है उसने 15 साल तैयारी किया। ये मैं जनरल कोटे की बात कर रहा हूं। ओबीसी में 2 साल और बढ़ा दीजिए, या एससी में 5 साल और बढ़ा दीजिए। ये एज के रिक्रूटमेंट को बढ़ाने से समाज के निचले तबके के उठने बैठने के चांसेस घटते हैं कि बढ़े हैं। मैं आज इस पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं मांग रहा हूं। सुटेबल स्टेज पर जब कुछ गिने चुने टॉपिकों का, जिनको आप कहेंगे रिवीजन किया जाएगा, उस पर दोबारा लेक्चर जारी होंगे जिसमें आप लोगों की क्वेरीज ज्यादा आई होंगी। इस पर सोचिए, किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं, अपने भावनाओं से प्रेरित होकर हमें किसमें लाभ होगा या नहीं, कि वास्तव में देश के हित में क्या है कि अर्ली एज में सिलेक्शनों के कंपटीशन में बैठने की उम्र अधिक से अधिक मिलती जाए। भाई
40 से लेकर 45 तक ऑलरेडी हो गई, 60 साल में। क्या 45 साल तक किसी नौकरी की तैयारी खाली इसकी की जाए, 40 साल तक ही सही की जाए, कि 10-20 साल कर, कि 25 साल आपने तैयारी किया, 10 साल 15 साल 20 साल नौकरी करके आप जयंत करके चले जाए? क्या है राष्ट्रीय क्षति या नहीं है? दूसरा मुद्दा मैं कह रहा हूं, समाजवाद का बहुत बड़ा हिस्सा है कि नौकरियां आपको कैसे मिलती है, व्यापार आपको कैसे मिलता है, खेती आपको कैसे मिल रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या जो बिंदु मैंने पिछले उठाए थे, कैसे निष्पक्षता का विनाश हो रहा है, कैसे फेयर सिलेक्शन नहीं हो रहा, उस पर क्या किया जाए। कुछ और वादों को डिस्कस करते हुए मैं फिर आऊंगा कि इससे सरकार को झुका के, बिना हिंसा के, बिना भयंकर आंदोलन के अपनी बात मान सकती है। यह कौन सी विधा कहलाती है, इसका वर्णन आगे चल के किया जाएगा अगले अध्यायों में। समाजवाद की चर्चा खत्म होने के बाद मैं अगला टॉपिक देना चाहता हूं प्रजातंत्र को। ये प्रजातंत्र क्या है, कैसा होना चाहिए, स्वतंत्रता विचार की, राजनीति की, व्यक्ति की कैसी होनी चाहिए, इस पर मैं कल आऊंगा। आज मैं जिस टॉपिक को विशेष रूप से कवर कर सकता हूं, कि करना चाहता हूं, कि तमाम छोटे सब ग्रुप्स बन रहे हैं, यह एक लोग, कुछ लोग इसे अशुभ संकेत मानते हैं, लेकिन मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूं। अगर समाज में 85% बड़ा 15% की बात हो सकती है, तो क्या उस 85% में, क्या उस 15% में इक्विटेबल वितरण कैसे हो, यह भी देखना पड़ेगा। पिछड़ी जातियों को सूची में मेरी समझ में जो सामाजिक रूप से जिनको सम्मान मिला हो, जो आर्थिक रूप से भी जिनकी हालत दयनीय हो, खाली इतना सही सामाजिक रूप से न मिला हो, लेकिन जो सूची मिलाई गई थी इसको अपना वोट बैंक का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, वो भी नहीं बढ़ा। तमाम ऐसी जातियां जो शोषण का शिकार नहीं थी, उनको भी पिछड़े वर्ग में जोड़ दिया गया। इससे नुकसान पिछड़े वर्ग का ही हुआ। आज भी आप देख लीजिए, मानना जाता चर्चा में कि पिछड़ों की अधिकांश सीटों को यादवों ने कब्जा कर लिया, लेकिन यह भ्रम है। छोटी नौकरियों में कब्जा किया होगा। भ्रम यह है कि यादव मान लीजिए ट्रेडिशनली पीढ़ी दर पीढ़ी का जो उसका पैसा है दूध बेचने का, शोषण उसका ज्यादा हुआ, या जो शराब बेचने वाला है उसका ज्यादा शोषण हुआ। जो शराब बेचने वाला है वह समाज का एक मजबूत आदमी है, शराब का व्यापार कर रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत है। अगर घूस भी देना हो तो कौन ज्यादा दे पाएगा, शराब बेचने वाला घूस दे पाएगा, या दूध बेचने वाला, या सब्जी बेचने वाला। मेहनत करके पढ़वाना भी हो, ट्यूशन रखना हो, कोचिंग रखनी हो, कुछ भी करना हो, बढ़िया स्कूल बनना हो, कौन कर पाएगा? तमाम ऐसी जातियां जो कि रूटीन में, जिनको कि छोटा या उपेक्षणीय न समझ करके समाज में, जिनके दरवाजे पर लोग कर्ज ले जाते थे, जैसे साहू प्राय महाजन होते थे, तमाम प्रतिष्ठित ब्राह्मण क्षत्रिय भी इनके दरवाजे पर कर्ज ले जाते थे। सुनार जो जेवर गिरो रखते थे, जेवर बेचे बनाते थे। अब अगर मानिए कुछ तो लोग हर एक में गरीब मिलेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं गरीब किसी में नहीं है, तो सभी जातियों में मिल जाएंगे, लेकिन क्या वाकई में
जो इस समाज को बिलोंग करते हुए भी पूछें कि क्या समय पर समय के चक्र के साथ साथ इसकी यूनिटी समीक्षा सबसे घबराहट नहीं होती है जब देश की आबादी भारी है। समीक्षा के लिए जो कमेटी बैठाएगा वो भी उसके अनुरूपी होगी। अधिकतर जगह राजनीतिक पदों पर भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी की कमी हो, ऊंचे पदों पर लोग कि क्या खोया क्या पाया, क्या इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कि आज सचिवालय में चले जाइए, आरक्षण से जो आईएएस निकले हैं, आईपीएस निकले हैं, उसमें पिछड़ों में अगड़े माने जाने वाले जिनको यादव लोध कुर्मी करके संबोधित किया गया है, वे कम मिलेंगे बोर्ड उनके। जितने बड़े पदों के बोर्ड पिछड़े वर्ग में आपको कहीं जाकर अधिकारियों की टीम में देख लीजिए, इंटरनेट पर देख लीजिए, जायसवाल के, गुप्ता के, स्वर्णकार के मिलेंगे, या इस टाइप की अन्य जातियां जो कि कभी उत्पीड़न का, जातिगत उत्पीड़न का शिकार, मुझे तो होश नहीं आता कि कभी कोई किसी को जन्म के आधार पर, सुनार को किसी ने छोटा माना हो। छोरी में क्या रहा, किस लिस्ट में रहा, इसके पीछे एक कारण था जिसका नाम हम पिछड़े में डाल देंगे, वहां मोड़ देगा। लेकिन व्यवहार में ये लोग वोट भी शुरू से किसको देते रहे हैं, जिसको आप या समाज अगले लोगों की पार्टी मानता है, कौन है कौन नहीं है। ये 47 से सर्वे कर लीजिए, ये लोग किसे वोट देते रहे हैं। जो लोग पुराने राजाओं, महाराजाओं, जमींदारों के जितना ही नजदीक तत्व थे, उन्हें जान पहचान की वजह से कुछ दंड फंद भी करना हो तो उसमें भी उनकी पकड़ जाती थी, जान पहचान जाती थी, उनके घरेलू काम में करते थे। जो वास्तव में मजदूर क्लास के थे, कमजोर क्लास के थे, उनके हक को कुछ तो किसको निकाला जाए, किसको रखा जाए। हो सकता है जो सजेशन आए हैं किसी पार्टी ने दिए हैं, उसमें उसका निहित स्वार्थ हो सकता है, उससे कोई सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है, लेकिन समाज को हो सकता है जो आज व्यवस्था चल रही है समाज अनुमोदित करे। लेकिन सतत चिंतन का विषय होना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए कि जो आज हमने नौकरियों के बांटने के लिए, अर्थव्यवस्था को बांटने के लिए, किस व्यवस्था को बांटने के लिए, मकान दुकान को बांटने के लिए जो भी व्यवस्था हमने की है वह कितनी सटीक है। समीक्षा शब्द में अगर किसी की नियत पर शक नहीं है तो घबराने की आवश्यकता क्या। अगर कोई इतना ही मजबूत होगा तो 100% आरक्षण लड़ेगा, और कोई इतना ही कमजोर पड़ेगा तो वो 100% आरक्षण खत्म कर देगा। कि इन दोनों चीजें असंभव। पूर्वाग्रह को छोड़ करके इस पर एक लगातार समीक्षा होनी चाहिए कि क्या जो अब तक निर्णय हुए हैं वे कितने सही हुए, कितने गलत हुए। हर 10 साल पर एक समीक्षा हो जाए कि जो लक्ष्य था इसके पीछे क्या वह पूरा हुआ, नहीं हुआ। आज तरह तरह के उपाय निकाल करके देखिए कि देश का पैसा है कहां। आज भी देश का पैसा है कहां, कितने % पैसा कितने लोगों के पास है। क्या यही आजादी है? आजादी के मतलब क्या होता है? आप व्यक्ति आजादी रखे करेंगे, कुछ बोलेंगे पकड़ के बंद कर ले जाएंगे, आपकी बात रखने को पैसा नहीं है, कोई वकील भी नहीं मिलेगा।
कितने कितने साल तक कितने कितने लोग निर्दोष हालत में बंद कर दिए गए। अभी आपके सामने हमने उदाहरण देकर चित्र खींचे हैं कि जो लोग जिंदा हैं उनको मरा हुआ दिखा करके, उनकी हत्या दिखा करके कितने लोगों को मुकदमा चल रहे थे छोटे से आधार पर। फिर एक सामाजिक समाजवाद का मुख्य मुद्दा है जो समाज सुधार के लिए कानून बनाए गए, समीक्षा होनी चाहिए कि कोर्ट के क्या जजमेंट आए, क्या ऑब्जर्वेशन रही, पत्रकारों के 10 साल में क्या लेख लिखे, आम जनता के विभिन्न तबकों के, गरीबों के, अमीरों के, मध्यम वर्ग की क्या फाइंडिंग है। सबके घर में बेटियां हैं, सबके घर में बेटे हैं। क्या ये महसूस नहीं किया जा रहा है कि दहेज के अफवाहों को कुछ अनुचित प्रयोग हो रहा है? मैं पूछ रहा हूं कि जो कानून बनाया गया उसका एक निश्चित समय के बाद उसमें कोई संशोधन आवश्यक है नहीं है, इस पर कोई कमेटी को विचार करके सब लोगों को इस पर सोचते रहना चाहिए। दहेज के कानून और सामाजिक कानून किस अवस्था में विवाह किया जाए, हर साल 2 साल पर विवाह की अवस्था कम की जा रही है, 10 साल 5 साल। जब हम लोगों ने लॉ पढ़ा तो बताया गया कि 15 साल की उम्र अगर लड़की की हो तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। उससे विवाह करने वाला अपनी पत्नी के साथ संपर्क करने वाला भी बलात्कार का दोषी नहीं माना जाएगा। आसाम सरकार ने जिनकी पत्नियां सेवा से कम वर्ग की थी उन सब के ऊपर कुछ जमाने का 376 दफाएं कुछ और बदल गई, बलात्कार का मुकदमा करना। टेक्निकली उन्होंने सही करा, मैं सरकार का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पुलिस की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। भाई जब कानून बनाया तो उसका मुकदमा कायम ही होगा। करके जाएगा। लेकिन आप बाल विवाह को तो रोकिए, इसका कानून बनाइए, आप दीजिए। लेकिन अगर बाल विवाह हो ही गया तो 10 साल बाद 5 साल बाद जब 4 बच्चे हो गए उतनी टाइम जो उस समय के हिसाब से था, ये कहिए कि आप इसके तो 15 साल में संपर्क को बना लिया, तो एक दज्जानुसी खूब नहीं होनी चाहिए। खुले दिमाग से विचार होना चाहिए। जो कानून बन रहे हैं, जो वर्गीकरण हो रहे हैं, चाहे आरक्षण के क्षेत्र में हो, चाहे मजदूरों को साधन वितरित करने के क्षेत्र में हो, और सुधार हो, जैसे मान लीजिए मनरेगा। आप में से जितने लोग गांव से आते होंगे अच्छी तरह जानते होंगे कि तथाकथित मनरेगा के लोग काम करने वाले कौन हैं, कितने घंटे काम करते हैं और कितनी तनख्वाह पाते हैं, कितने पाते हैं। क्या जितने काम खुदाई के हैं तालाब के, आप खुद अपने हृदय से पूछे जो आपके गांव में हुए हैं, वे हाथ से खोदे गए हैं या जेसीबी लगा खोदे गए हैं? काम मशीन से हो रहा है और सैकड़ों लोगों को खाली घंटा घंटा कुछ चेहरा दिखाया, कुछ चेहरा भी नहीं दिखाया। कई तो ऐसे हैं जो उस गांव में रह नहीं रहे, कहीं बाहर शहर में रह रहे हैं, उनका मनरेगा में पैसा ड्रा हो रहा है नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं ऐसा तंत्र बनाना पड़ेगा कि जहां पर गुमनाम शिकायतें सच कर सके, उनको कोई वेरीफाई कर सके।
सामने कोई आपकी शिकायत दर्ज कराया जाएगा। कितने सामाजिक कार्यकर्ता इसमें गोली से मार दिए गए। राजीव जी के इस बयान का एक मजाक बनाया जाता है कि 82 पैसे खाली रह गया, लेकिन उस 82 पैसे का सही उपयोग होता है तो ठीक था, लेकिन 82 पैसे किसी खाते में डाल दिया गया तो गांव में उस खाते के पैसे का भीड़ बढ़ गई। शराब के ठेके की, कच्चे शराब, देसी शराब के ठेके की दुकानों, जो ये पैसा आया जिसके खाते में आया, घर वालों को 2-4 कट्टा और मारा, घर का माहौल बिगड़ा। क्या बच्चे की सहायता के लिए सरकार किसी खाते में डाल दे? और स्कूल और कॉलेज में फंड, पैसा या साधन इसलिए न थे कि इसका दुरुपयोग हो जाएगा, या तो एक आत्मसमर्पण हो गया। आत्मसमर्पण हो गया, नहीं हो गया कि कैसे इस व्यवस्था को सुधारा जाए, ये चिंतन का विषय है। ये क्यों स्थिति आ रही है कि 50,000, 60,000 तनख्वाह पाने वाले से आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, अब 5,000, 6,000 तनख्वाह पाने वाले पुरुष या महिला से आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, जानते हुए कि एक्शन टीचर है जो 6,000 महीने बेचारा नौकरी कर रहा है, जो ट्रेंड है, न कायदे क्वालिफाइड है, न कायदे पूरी जानकारी है। ये क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि सरकारी अस्पतालों में आपको सही दवा नहीं मिल पा रही है? अभी कहना तो पैसा चला जाता था, तो क्या अस्पताल बंद करके जितना सरकारी दवा का पैसा है सबके तनख्वाह में, तो सबको खाते में 1,000, 2,000 डाल दिया जाए, से भरपाई हो जाएगी? हमें सामने से टकराना होगा। पलायनवाद से काम नहीं चलेगा। कहां सा बड़ी बेईमानी थी, इसलिए आपने ऐसा कर दिया। बेईमानी रही होगी, उसके इलाज के लिए आपको कानून दिया गया, पावर दी गई, नया कानून बनाने की शक्तियां विधायकों को दी गई, राज्य सत्ता को दी गई। अब वह न करके अगर वह कर दे, हम कहें ना आदर्श व्यवस्था बन पाए। जितनी व्यवस्था के 30-40 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले थी, उससे भी चरमराती हुई व्यवस्था क्यों रहे? आप कह रहे हैं हमने बहुत सुधार कर दिया, आपने कितना सुधार कर दिया, हम इसको आदर्श नहीं मानते। आदर्श स्थिति आपकी आई नहीं आई, कितने % आप पर इंप्रूव किए, किस हैसियत के लोग आज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, किस हैसियत के लोग आज अस्पतालों में अपने खून की जांच करा रहे हैं, किस हैसियत के लोग तक आज सरकारी डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं, कितने % संख्या बढ़ी है। जिस दिन यह स्थिति आ जाएगी कि बहुत आदर्श से छोड़िए, हम लोगों जब नौकरी चालू की थी 40-50 साल पहले, मंत्रियों तक की गाड़ियां सरकारी अस्पतालों में जाती थी, दिखा के वे उनके बच्चे आते थे। IAS, IPS के वरिष्ठ लेवल के जो प्रमुख सचिव, IG, DIG थे, उनके तक के बेटे बेटियां, पत्नियां और वे स्वयं सरकारी अस्पताल में दिखाते थे। आज ये नजर किसको लग गई, ये कौन सी रेमडी निकल गई है? समाजवाद के मुद्दे पर अपने मन से पूछे कि आपके खाते में पैसे इसलिए आ जाए दुरुपयोग न हो, और अस्पताल की दशा इस हालत को पहुंच जाए कि वहां कोई सरकार का चपरासी भी आज अपने परिवार के साथ नहीं दिखाना चाहता और चाहता है किसी प्राइवेट में इलाज। आज एक चपरासी स्तर का आदमी भी वहां नहीं अपने बच्चे पढ़ाना चाहता है जहां 25, 30, 40 साल पहले अभी देखा तब व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, जहां पर एडमिशन जिस कॉलेज में IAS, IPS अफसर, हाईकोर्ट जजेस, बड़े बड़े पूंजीपति संसद के मिनिस्टर, विधायकों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, और आज सरकारी स्कूल में भरसक कोई
कायदे का जीवन जीने वाला, रिक्शा ठेलने वाला है, तो अभी तक कोशिश कर रहा है कि वह न बढ़िया स्कूल में, तो मझोले स्कूल में जहाँ पर 100-150 फीस लगती हो पढ़ावे, वो 0 पैसे के स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाता। ये समाजवाद के रास्ते की एक बड़ी बाधा है कि क्यों ऐसी स्थिति हो रही है। क्या कोई ये देखेगा कि प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह कितनी मिल रही है? अगर तनख्वाह सही मिल रही होती तो बीटेक, एमटेक, बीएड, एमएड, पीएचडी पास लड़के चपरासी और सफाई कर्मी की नौकरी के लिए बाहर न पड़े। अब मैं इसके समापन को ले जा रहा हूँ इस अध्याय के, कि आप देख रहे होंगे कि हर प्रदेश में तमाम छोटी छोटी प्रक्रिया बन और बिगड़ रही है। यह एक प्रेशर ग्रुप का शेप ले रही है। प्रेशर ग्रुप पर हम बात में आएंगे किसी और 3-4-6-7 दस्तावेजों के बाद। लेकिन कुछ लोग खाली इकट्ठा हो जा रहे हैं भाई, जिनकी आबादी एक जगह केंद्रित नहीं है, छितराई हुई थोड़ी, वे तो पूरे यूपी में अपने बूते पे सीट नहीं ले पाएंगे। जैसे एक समाज है कहारों का, नाइयों का, इनकी आबादी कहीं जगह कंसंट्रेट नहीं है। इनका पैसा ऐसा था हर जगह, हर जगह थोड़ी आबादी है। पूरे देश में एक भी सीट नहीं है जहाँ की ये अपने बूते पे ले सकते हैं। और जब समाज अपनी प्रक्रिया से बाकी लोग अपने मानसिक समाजवाद से नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो उनका कितना मिले, तो किसी राजभर को, किसी संजय किसान को अगर ये पार्टी बनानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। एक नाम से कटेंगे, दूसरे नाम से जगह, कुछ तीसरा आदमी जाएगा। एक जगह जगह एक छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टियों को फूटना पड़ रहा है। गरीमत यह है कि वे किसी न किसी मोर्चे से जुड़ रही है, इसलिए द्विपक्षीय 2 पार्टी सिस्टम में एक तरफ देश में, लेकिन जब उनका मोर्चा आ रहा है, टुकड़े होगा रही है, वही मोर्चा कभी किधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। नीतीश जी कभी इधर तो कभी उधर, राजभर जी कभी इधर तो कभी उधर। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गया तो उधर गया। यह अस्थिरता का भाव आ रहा है। अगर सही ढंग से हक की लड़ाई में सही बंटवारा होता तो शायद ये स्थिति न आती। आज हमारी जीडीपी क्या है, आज उसका शेयर कितना किसका है, आज हम प्राइवेट नौकरी भी क्या निष्पक्षता से मिल रही है, क्या योग्यता मिल रही है? उत्तर सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी हर जगह अपने कर्म के आधार पर मिले, यह सुनिश्चित कराना ही सबका काम है। जैसे विद्यार्थी काम अपनी क्षमता को बढ़ाना, यह अपने आत्मचिंतन से आप कर सकते हैं, अपने वोट का सही उपयोग करके कर सकते हैं। किसी खास वोट को गिरा करके किसी को चिकोटी काट सकते हैं, किसी को बिल्कुल अफुल ला सकते हैं। एक पर्टिकुलर एंगल से समाजवाद नहीं आ सकता है। समाजवाद आएगा तो स्थिर नहीं रह सकता। न्याय मिलेगा, सबको मिलेगा, वरना किसी को नहीं मिलेगा। आज मैं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। एक तरफा अगर कोई गलत चीज आपको लग रही है कि लोग छोटे छोटे बढ़ जा रहे हैं लालच में, यह लालच उस अकेले व्यक्ति की नहीं है, पूरे समाज की लालच है कि जिनके साथ अन्याय हुआ उनके मन की आह है कि भले उनकी भावनाओं को शोषण को एक आदमी कहीं कर ले, लेकिन उस आह के बूते पर ही न्याय देने के लिए दूसरे आगे बढ़ते हैं। सोने
शायद क्या होता तो वे आगे बढ़ते क्यों पार्टी बनाने के लिए। लेकिन जब नहीं न्याय मिला तो उसमें उनके दो बेटे एक ही परिवार में कई कई टुकड़े होने पड़ रहे हैं। तो एक सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पहले एक निष्पक्ष चिंतन करके करें कि सीट दर सीट पार्टी दर पार्टी कौन उपयुक्त प्रत्याशी होगा। आपके मत में आपके जीवन के रहस्य छिपे हैं, आपके छिपे हैं, इसलिए इसको एक रूटीन का प्रक्रिया न बनाते हैं कि अकेले मेरे कहने से क्या होगा। बहुत कुछ होगा। जैसे देखिए कौन करता है कि आसमान में छेद नहीं होता। दिल से छत पर चलाते थे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने आज जो कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तमाम उपाय किए जाएं, तमाम चिंतन के बिंदु आपने प्रस्तुत किए हैं हम सबके बीच में। उपस्थित साथियों से निवेदन करेंगे बारी बारी से, अगर किसी को कोई सवाल होंगे हो टिप्पणी होगी तो प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं सुदर्शन सोया के पास। सुदर्शन, कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो जिसको आप कहना चाहें तो अपनी बात अवश्य रखें। सबसे पहले सर जी को प्रणाम, चरण स्पर्श। सर आज का तो जो टॉपिक इस पे कुछ अभी फिलहाल में मेरा प्रश्न नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं गणित पृष्ठभूमि से आया हूँ, तो ये समाजवाद और लोकतंत्र और ये सब की मतलब मैं ज़्यादा समझ मेरे पास है नहीं, तो उसके लिए मैं इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करूँ, ये थोड़ा सा मुझको बताने की कृपा करें। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बोला गया करने पे करके एक बार दो बार जब सुन लीजिए उसको और जो ना आवे उसको शॉर्ट डाउन कर लीजिए। पिछले अध्याय में इस अध्याय में बिना विषयांतर के प्रवाह किए उस टॉपिक पर सवाल उठाइए। बहुत से लोगों के मन में आपके तक सवाल होंगे जो कहना चाहते होंगे लेकिन वे संकोचवश कर नहीं पा रहे। गरीब अमीर अच्छे बुरे कहाँ पर आप जन्मे, कहाँ क्या किए, हमारे और आपसे पूछ के किसी नहीं जन्म दिया। ये जो भी जन्म देने वाला था चाहे उसे कोई परमपिता माता कहे चाहे इसी नाम से उसको पुकारे या उसको अस्तित्वहीन करने को याद है, ये उसका काम है। एक्सीडेंट अप्लाई मान है, लेकिन अब जो हुआ तो हुआ, तो आगे जो होना है उसमें जितना हम सकारात्मक परिवर्तन कर सकें, किसी के प्रति अपने को सुधारने की कोशिश करें, समाज को सुधारने की कोशिश करें, परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करें। एक साक्षात और विशेष प्रयास करना पड़ेगा कि जो लोग कमजोर वर्ग में पैदा हुए उनके मन में कोई घृणा न आवे और जो लोग अच्छे तबके में पैदा हुए उनके मन में कोई तिरस्कार की भावना आवे। गरीब आदमी को, पिछड़े आदमी को अपने घृणा के भावों को नियंत्रित करना पड़ेगा और बड़े आदमी, बड़े खानदान में जो पैदा हुआ उसको अपने तिरस्कार के भाव को एक समरस समाज के निर्माण के साथ ही समाजवाद का बेसिक हिस्सा है कि सब लोग अच्छा सच्चा ढंग से जितनी परिस्थितियां अलाउ करें धीरे धीरे बढ़े, एक बार भी बढ़े, जैसा भी हो सके सबका जीवन स्तर उठे। विकास का लाभ अगर एक ही वर्ग पा रहा हो तो उस विकास का कोई मतलब नहीं होता। हमारा देश विकास कर रहा है, हमारा विकास कर रहा है, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड बढ़ रही है, बन रही है। प्रश्न उन पर जो पूंजी लग रही खाली जाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में, जितने लोग कार भी खरीद लिए हैं उसमें से भी कम से कम आधे लोग उसको देखकर थरथरा रहे। साधारण आदमी बात छोड़ी। आज
चल रहा है, लाखों रुपए रोज के घर, एक दिन का किराया 1 लाख, किराए से ऊपर 40-50 हजार किराए वाले और कम वाले से लेकर के कितने ऐसे छोटे बड़े जिनमें की छिपाने की जगह बड़ी मुश्किल से मिल रही है, तंबू फटे हुए कितने वो भी नहीं दे पा रहे खुले आसमान से जीवन बिताएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि समाजवाद के मत में नहीं सबको काट के तलवार से बराबर कर दिया जाए, लेकिन जिस रेशियो में समाज की औकात बढ़ती है उस रेशियो में समाज के निचले तबके की भी आवाज और ताकत और हैसियत बढ़े। इसके लिए मिमिक्स को दिखावाबाजी छोड़ना होगा। आप सब लोग अपने मन जो अनाज दिया जा रहा है, क्या वाकई में देश का अनाज का सहायता बचा था या देश के पैसे की बर्बादी हो रही है? इतने पैसे में कितने कारखाने खुलते, कितने संस्थाएं खुलते, कितने इंस्टीट्यूट खुलते, जिनमें हजारों लाखों लोग नौकरी पाते। क्या देश के भविष्य के लिए नौकरी पाना अधिक आवश्यक है या बिना कुछ किए मुफ्त में भोजन खाना अधिक आवश्यक है? तमाम लोग जो है देश की कार्य क्षमता इससे क्या नष्ट नहीं हो रही है? क्या वाकई में गांव-गांव फैले हुए मनरेगा की जो काम दिखाया जा रहा है 10% भी क्या वह काम हो रहा है? हमें अपने देश को मुंह छिपा के भागने की प्रवृत्ति से भागना पड़ेगा, समस्याओं को उड़ना पड़ेगा, सीना चौड़ा कर करना पड़ेगा। हाँ, ये गलतियां हो रही इनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम चाहें कि स्थान में दवा में विज्ञान न रहे और फिर स्थान को बंद करके उसको कुछ पैसा डाल दिया जाए, जो सरकार वेलफेयर के तमाम काम कर रही थी उनको बंद करके उनके पैसे डालने की योजना बनी, कई जगह उनको मुफ्त में खाना देने की योजना बनी। ठीक है, अगर किसी बेल्ट में कोई इसकी आवश्यकता पाई जा रही हो कुछ जगहों पर, तो मैं किसी चीज की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। देश का पूरा समाज इन चिंतन में आए, सब लोग न करने समय मिले तो 10-5 मिनट इस चिंतन को कीजिए और अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से घंटे 2 घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जो भी टाइम मिल सके, फेसबुक, ट्वीट, सोशल मीडिया या अन्य भावनाओं का व्यक्त करने के जो बिंदु चौपाल हैं उनमें इन बातों को रखें। जगी और जुगाइए, समाजवाद आएगा। समाजवाद के माने यह है कि एक बहुत बड़ी कमी इधर दूर हुई है। पहले बेटे और बेटियों में बहुत बड़ा पालन पोषण अंतर था, अब वो अंतर काफी हद तक खत्म हो गया। जिधर प्रयास होगा उधर परिवर्तन आएगा। बहुत क्षेत्रों में परिवर्तन आया है, आगे सब चीज खत्म हुई नहीं हुई। दहेज का भी जितना उग्र रूप था शायद उतना उग्र रूप अब नहीं है। अब बहुत कम ऐसे घर बचे हैं जहाँ पिता जो चाहे वहाँ, मैं नहीं कहा दहेज खत्म हो गया, लेकिन जहाँ चाहे वहाँ दहेज के क्राइटेरिया बना करके शादी कर लें। लड़के को कंसल्ट किए बगैर, लड़की को कंसल्ट किए बगैर, ऐसी हालत अभी बहुत घरों में है, लेकिन कम से कम आधे से अधिक घरों में जहाँ तक मुझे लगती है हालत खत्म हो गई है। जहाँ गार्जियन की चीज तय कोई मैरिज होती भी है, वहाँ अभी भी किसी न किसी रूप में लड़के और लड़की को कंसल्ट किया जा रहा है। तो जो धारा चिंतक बनाते हैं उन धाराओं पर खींचते खींचते समाज को चलना ही पड़ जाता है। इसलिए धारा को बदलिए, चिंतन को कीजिए विभिन्न बिंदुओं पर। ये आपके कोर्स का भी काम है। अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं,
व्यापार कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, यह आपके कोर्स का भी कार्य है और थ्योरी का भी कार्य है, यही प्रैक्टिस का भी कार्य है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं सर एक प्रश्न ऐसा पूछना चाह रहा हूँ कि जो समाजवाद के मुद्दे से जुड़ा है, हालांकि वो परीक्षा से बाहर है, लेकिन जिसने मेरे को बहुत अधिक मतलब झकझोर दिया और वो मुझे बहुत परेशान करता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस बात पे मार्गदर्शन कर पाएंगे तो आगे चल के मुझे मतलब वो दर्द फील नहीं होगा। मतलब वो मैं एक हृदय की बात बोल रहा हूँ जो कि हर व्यक्ति के सामने नहीं बोल सकते, लेकिन मैं आपके साथ मतलब आपके सामने बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक्चुअली मैं असल में सर आता हूँ एससी कैटेगरी से। तो ये चीज मेरे साथ कई बार हुई है कि मुझे केवल मतलब कुछ लोगों ने मतलब मेरी जाति की वजह से मतलब काफी अपमानित किया, और वो भी ऐसी अपमान मतलब ऐसी बातें बोली जो मतलब जिसका कोई आधार नहीं है। मतलब कि अब क्योंकि मैं उस जाति में हूं, तो वो मेरे नियंत्रण में तो था नहीं कि मैं उस जाति में पैदा हुआ। उसके आधार पर मतलब कई बार अपमानजनक बातें बोली कि भाई इन लोग का तो ऐसा है कि एग्जाम का फॉर्म बस भर देना, इनका सिलेक्शन हो जाएगा, या इस प्रकार की बातें बहुत, और वो भी बहुत पढ़े लिखे लोगों ने बोली। मतलब जो अपन बोलते हैं कि शिक्षा एक प्रकार का लोगों के अंदर सभ्यता या एक नैतिक विकास का कारण बनती है कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे वो चीज कहीं दिखी नहीं। तो थोड़ा सा इस पे मतलब मेरे उसका दर्द को थोड़ा समझने और उस पर मार्गदर्शन करने की कोशिश करें। ये भी समाजवाद का हिस्सा है, ये विषयांतर नहीं है। देखिए ऐसा है कि पढ़ा लिखा होना आपके अंदर जो, या शराब पीता शराब पी लेने जैसा है। शराब पीने से आपके मन में जिसके प्रति घृणा है या जिसके प्रति प्यार है, उसकी भावना थोड़ी बढ़ जाती है। आपके अचेतन मन में जो होता है, पी लेने के बाद वो करने लगते हैं जैसे आप पिए नहीं है। संस्कृत भाषा में बोल रहे हैं, अभी आप पी रहे, जो अचेतन मन में आपको दुख पहुंचा है, वो शायद और मुखर होकर के और उग्रवाणी में आ जाता, चाहे आप किसी समाज के होते हैं। पढ़ाई लिखाई भी एक तरह का नष्ट। आप देख लीजिए, जितनी सांप्रदायिक हिंसा पढ़े लिखे शहरी एरिया में होती है, उतनी ग्रामीण एरिया में होती है। ऐसा नहीं है वो हिंदू मुस्लिम का भेद देखने में लगेगा कि जो लोग मुसलमान का भोजन तो नहीं करते, वे आपस में एक दूसरे को गोली मार के चाकू मार के नहीं मर जा रहे हैं। न किसी घर से कोई झंडा उतारने चढ़ रहा है, न किसी कोई मार डाल रहा है, कोई चढ़ गया तो मारपीट कर रहा है। जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, चाहे जातिगत भावना हो, अनुसूचित जाति ने इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखिए, सवर्ण बैकवर्ड अनुसूचित जाति, सवर्ण अनुसूचित जाति, इन सब के रिश्ते अजीब से देश में हो गए। इसका कारण है कि निष्पक्ष चिंतन का अभाव। आप एक पढ़े लिखे हैं, योग्य आदमी, मैं पूछता हूँ, वरना कोई दूसरा शख्स पर का आदमी में होता तो पूछता। एक बार मैं यह समाज टेलीविजन चैनल पर बात हो रही थी, 4 IAS IPS और 2 जज बैठे थे हाई कोर्ट के। उनके सामने मैंने उन्हीं से पूछ लिया, हमने कहा ठीक है, जितना अत्याचार आप कह रहे हो रहा है, इस पे बड़ी सजाएं दे दी जाए और जल्दी मुकदमा चलाया जाए और जल्दी जांच हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या जो एक अमेंडमेंट हुआ, यहीं पर पढ़ाई लिखाई से लोगों की जानकारी चीजें होती हैं, वो घृणा के भाव जिनके होते हैं और बढ़ जाते हैं। लेकिन आप खुद इस बात का सवाल सोचिए कि एक अमेंडमेंट लाया गया कि अगर अनुसूचित जाति का आदमी कोई FIR लिखाते तो बिना जांच पड़ताल किए, बिना सत्य का पता लगाए, उसने दूसरे ने लिखाया कि पैसा दे लिखाया कि सही लिखाया, कुछ भी हो सकता है।
किसी भी आदमी के लिखाए हुए FIR की जांच होती है बिना सत्य का पता किए, बिना किसी का बयान लिए उस आदमी को उठा के जेल भेज दिया जाए। पूरे विश्व के किसी भी समाज में किसी के लिए, अमेरिका में निग्रोज के लिए बहुत ही कड़े कड़े कानून बने हैं, लेकिन कोई कानून ऐसा नहीं। निग्रोज के हितों की रक्षा के लिए बहुत कड़े कड़े कानून बने हैं। हमारे देश से भी अधिक कड़े कानून बने हैं, लेकिन वहां भी कोई कानून ऐसा नहीं है कि जो यह कहे कि बिना किसी की गलती के ही किसी निर्दोष आदमी को लिखा दे उसको भेज दो। इसका दुरुपयोग हो रहा, सदुपयोग है, कोई नहीं पा रहा है। बनाया गया कि कोई FIR न लिखे सरकारी अधिकारी तो मुकदमा क्या कर दिया जाए। मैं पूछता हूँ, इसी एप्लीकेशन से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, DG, IG, DIG, SP सबके यहाँ से ट्रांसमिट हो करती है। थाने में क्या क्या होता है, क्या सकते हैं आपके हमारे दरोगा के पास कोई आया, कोई नहीं आया, चढ़ के आने का अगर पर फला को किया, वो लिखा बड़ी मेरे कार्ड में है कि नहीं है। 100 में 99 केसेस जो प्रधानमंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, DG साहब से लेके कप्तान साहब को बताए गए, SP साहब को, DM साहब को, उसमें से 100 में 99 केस नहीं लिखे जा रहे हैं। फिर जो केस लिखे जा रहे हैं कौन है? जो आदमी वास्तव में बंद हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है, गाली खा रहा है, बंद हो रहा है, आप कोशिश करके देख लीजिए। मेरी गारंटी है 90% उम्मीद है अपना कर्म लिखा। अभी कोई प्रधान जी चले गए, प्रधान जी हारे हुए जीते में जो भी हों, जो उस गाँव में दरोगा जी से ताल्लुक रखते हैं, वे जाकर थाने में काम में कुछ बात केस लगे कि साहब आप लिख लीजिए इतना रुपये जो बाउंड्री को मिलेगा उसमें इतना मैं दिला दूंगा, उसको खाली इतना मैंने लूंगा, इतना आपने लीजिएगा। और अपने 4 दुश्मनों को जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है उनके खिलाफ FIR लिखवा देंगे। मैं आपको जब कभी आपको अवसर मिले, क्योंकि हमने बड़ा गंभीर मुद्दा उठा दिया, या जिनके पास अवसर हो, भाई हमारी कभी बात को न विश्वास मानिए, अपनी आंखों की देखी हुई जांच विश्वास मानिए। जितने मुकदमे SC एक्ट के लिखे गए, मैंने जो अपनी जांच में बता दिया कि 100 मुकदमे जो हुए जिनमें ऊपर से नीचे से ऊपर तक हर जगह आदमी भागा दौड़ा, किराया बड़ा खर्च किया, 100 में से 99 लोगों की तकलीफ लिखती नहीं गई, कार्रवाई नहीं होगी। जो तकलीफें जेन्युइन थी उनका खाली कोई पुरसहार नहीं था, उनका कोई पैरोकार नहीं था, कोई दलाल उनके साथ नहीं था, पैसा नहीं था उनके पास। 100 में 99 को नहीं मिला। अब मैं जो कह रहा हूँ जिम्मेदारी की भावना से कह रहा हूँ, जान रहा हूँ गलत करने पर मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जिसका सबूत यह है कि उनकी दरख्वास्त रिकॉर्ड में है। जब कानून यह कहता है कि सही के या झूठ के उनको अरेस्ट होना चाहिए, तो मैं अरेस्ट कर कम से कम कर्मा पिछले तक। यह पावर किसने दी का पूरी जांच भी कराए और मुकदमा नहीं लिखे, बात ये नहीं खत्म होती है। वही आदमी जब 156(3) में जाता है, मजिस्ट्रेट के यहाँ से ऑर्डर होता है मुकदमा लिख लिया जाए, तो ऑर्डर करने के पहले मजिस्ट्रेट रिपोर्ट मांगता है, रिपोर्ट में भेजते हैं कि इसका मुकदमा झूठा लिखे जाने के योग्य नहीं। फिर भी आपके बात से बात मत न होकर के जब साहब ऑर्डर कर देते हैं ना, तो उस मुकदमे में आप चार्जशीट लगाते हैं, CO साहब क्या करते हैं, चार्जशीट भेज देते हैं। भाई या तो झूठा था या सच्चा था। अगर सच्चा था तो आपने कोर्ट में और SP साहब को, फला सबको झूठी रिपोर्ट क्यों भेजी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, कि मामला झूठा है इसलिए नहीं लिखा गया। सच बात तो यही मामला झूठा, तब भी आपको लिखना आपकी ड्यूटी थी, फिर भी आप
लिख के भेज रहे मामला झूठा था लिखा। अब वही जब कोर्ट से मुकदमा कायम होने का आदेश हो गया तो अभियुक्तों पर दंड की आर्थिक दंड की इतनी बड़ी मात्रा का ऑफर दिया जाता है कि कहीं न कहीं बातचीत समझौता करके जिस मुकदमे का आपने कहा था झूठा है उस मुकदमे में आप चार्जशीट लगाते हैं, जो वास्तव में सुनाया जाता है उसका मुकदमा नहीं खाता, जो सफाया ही नहीं गया उसके मुकदमे लिखे जाते हैं। 100 में 25 केस जो लिखे हुए हैं आपको 10 लोगों की टीम बढ़ा दीजिए अपने समझ के, और उनके जिम्मे खाली एक काम निकाल दिया कि इंटरनेट से खोज रहे, सूचना का विकास का एक खोज रहे कि कौन नए पुराने मिला के उसमें जो छांटी है कौन मुकदमे लिखे गए, उनमें से किन्हीं 20 मुकदमों को छांट लीजिए। आप पाएंगे 20 मुकदमों में से 15 मुकदमे छूटे बिल कम से कम हो गए, जिनमें चार्जशीट नहीं, केवल 5 मुकदमे सही मिलेंगे। इसके विपरीत यह भी लिस्ट मान दिए कौन कौन मुकदमों की दरख्वास्त पड़ी लेकिन वे लिखे नहीं गए, उनमें जिनको जिनको पुलिस ने लिख के भेजा होगा 20 मुकदमों को छांट लीजिए, ये झूठे थे नहीं लिखे गए निराधार है, उन 20 में से 15 जिनको झूठा कह रहे हैं सही मिलेंगे, जो सही में अत्याचार का शिकार हो रहे हैं दुर्भाग्य में नहीं लिखे जा रहे हैं, जो औरतें वास्तव में दहेज के लिए या अन्य कारणों से मारी पीटी जा रही सताई जा रही है उनकी तकलीफ करने वाला कोई नहीं है, और जो नहीं सताए जा रहे वे लोग वही जो नौकरी में भ्रष्टाचार है घूसखोरी है वही बात मुकदमों के लिखे जाने में भी है। इसलिए समाजवाद का एक अंग यह भी है कि वास्तव में जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, जो वास्तव में पीड़ित नहीं है वो किसी को फंसाने के लिए उस ताकत का उपयोग कर रहा है, जो वास्तव में योग्य है वह नौकरी नहीं पा रहा है, जो वास्तव में अयोग्य है वह नौकरी पा रहा है। इसके तमाम इलस्ट्रेशन समाज में फैले हुए हैं। इससे एक कल्पना कीजिए, आप ही कल्पना कीजिए पिछड़े वर्ग के होते हैं या सामान्य वर्ग के होते हैं, बिना कुछ किए जहां आप थे ही नहीं उस दिन गाँव में को पकड़ के बंद कर दिया जाता है, खाली किसी हारे या जीते हुए प्रधान को खुश करने के लिए, वो तो पैसे बंटवारा करके निपटा दिया उनके साथ, लेकिन जिसकी एप्लीकेशन पर भेजते उस व्यक्ति के प्रति उस समाज के प्रति आपके मन में एक कटुता के भाव आते हैं नहीं आते। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि जो सताया हुआ आदमी है वो घृणा को छोड़े और जो सताने वाला है वह धीरे धीरे तिरस्कार को छोड़े, और ऐसा करने के लिए कानून उसे मजबूर करे, कानूनों को देखा जाए कि वे उचित ढंग से बनेगी ताकि कोई सताया न जा सके। आखिर इस बात की समीक्षा कोई करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि 10,000 मुकदमे जिनकी लिखा पढ़ी सूचना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और डीजी और चीफ सेक्रेटरी तक पहुंची वे क्यों नहीं लिखे गए, जबकि कानून यह कहता है सारे मुकदमे लिखे जाने चाहिए। अगर कानून यह गलत करता है तो ऐसे कानून को बदलो, अगर कानून सही करता है सही बनाया हो तो उस कानून को लागू करो, दो में से होना चाहिए होना चाहिए। जब कानून भी बन जाता है कुछ होता भी नहीं है तब एक अधिक फ्रस्ट्रेशन का सामना आदमी को करना पड़ता है। इसीलिए हिंसा बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, मानसिक दूरियां बढ़ रही है। हमें इन दूरियों को खत्म करके इनको पाटना होगा और इस लाइन पर भी सोचना होगा कि आखिर ये एक कानून कितना उचित होगा कि जिन लोगों ने अंतर जाति विवाह किया, समाज आज जिस मोड़ पाए उससे एक कदम आगे बढ़ के किया, उनके बच्चों को या स्वयं उनको उस वर्ग का सहायता क्यों न मिले। अगर किसी पिछली लड़की ने, किसी जनरल लड़की ने अगर आपसे शादी किया तो समाज में आज के वातावरण के हिसाब से उसमें जहाँ घृणा का भाव फैलाया जा रहा हो
क्रांतिकारी कदम मिला। क्या आज तक कभी किसी समाज ने बताया कि इसकी भी पिटाई हो तो उस पर SC एक्ट लगे? कि आपकी पत्नी की हैसियत से ग्राम प्रधान का चुनाव SC कोटे की लड़ सके? इस कानून को बनाने से किसने रोका? क्या डिम्पल साहब आज पिछड़ा वर्ग की सीटों जिला पंचायत अध्यक्ष की पर्चा भर पाएंगे? उनको बार बार पूरे याद दिलाया जाए कि आप यादव नहीं ठाकुर हैं। यह कानून किसका बनाया था? कहीं न कहीं इसका अंतिम समाधान, आखिरी समाधान तभी हो सकता है जब जात प्रथा का समाधान हो। जब तक जात प्रथा रहे, दूसरी एक अंतिम सेंटेंस का के टॉपिक में आज का खत्म कर रहा हूं सर। एक विस्तृत से टॉपिक बात है कि खाली अगर जिनको एक जगह वर्गीकृत किया गया है, अगर व्यक्ति अपने में शादी विवाह करने लगे तो लोग फर्जी गुटबंदी और पार्टियां बना के उनके फोटो की डकैती नहीं कर सकते। फोटो की डकैती मैं संस्कृत करता हूँ कि मान लीजिए किसी ने वाल्मीकि पार्टी बना ली, किसी ने पासवान की पार्टी बना ली। 25 डिजाइन जो जातियां हैं, इनमें आपस में खाना कौन भर रहा है? इनका आपस में अंतर्जातीय विवाद क्यों नहीं हो रहा है? एक यादव का, एक कुर्मी का क्यों नहीं हो पा रहा है? कुर्मी और मौर्य की तो और मिलती जुलती जाती है, दोनों खेती में बंधन जुटे में, इनमें क्यों नहीं हो रहा है? तो जब ये चीजें आपस में शादी विवाह तक नहीं हो पा रहे हैं, वो कर्ता नहीं मिट पा रही है जिनको कि समाज ने बराबर रूप से उत्पीड़ित किया या नहीं किया, जो भी स्थिति हुई बनी हुई है, तो जब तक समाज एक चिंतन इस पर नहीं करेगा, ये जान लीजिए कि ब्लड प्रेशर की दवा बाम नहीं है। ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर की तरह लड़ना होगा। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी इस बात को बार बार कहा है कि जब तक जाति प्रथा का समापन नहीं होता, तब तक कम रूप में, ज्यादा रूप में, सहज रूप में, सहन योग्य रूप में, आसान योग्य रूप में, कहीं न कहीं जहाँ अलग टुकड़े रहेंगे उनमें इस भाव को आगे पीछे पढ़ाई नहीं रोक पाएगी। कुछ सुविचार युक्त लोगों में आत्मचिंतन रोक सकता है, लेकिन बाकी के लिए कानून बना पड़ेगा, सामाजिक स्थितियां बदलनी पड़ेगी और पूर्ण रूप से इसका इलाज जाति व्यवस्था के समापन पर ही हो सकता है। जैसे गांधी जी का कहना, जस्टिसशिप का नियम एक परिकल्पना है, कुछ लोग जस्टिसशिप का नियम मान सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के मन में जस्टिसशिप का नियम नहीं आ सकता। पूंजीपत ही रहेगा। जिस समाज में 7 आदमी खा नहीं सकता है, जिन लोगों के साथ में आदमी सार्वजनिक रूप में आना जाना रिश्तेदारी नहीं है, दोस्ती नहीं है, अलग जगह कोई गुट बना के मकान बनवाना चाहेगा। आइए आपको दिखा के लगता कि जहाँ मकान बनवाए हैं, एक अफ्रीका की तरह खेतों की मानसिकता मत लाइए। जो अफगान है उसको सही है, उसके खिलाफ लड़िए, उसके खिलाफ आंदोलन बनाइए, उसके खिलाफ चेतना जागृत कीजिए। लेकिन आइसोलेशन में से कोई जाना कि 20-20 आदमी एक साथ मकान बनवाओ, एक साथ बैठे, एक साथ खाए पिए रहे, ये इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज है कैसे लोगों को इस पर बढ़ाया जाए, समझ के जाए, कैसे जाति व्यवस्था का उन्मूलन हो। वही जिस दिन जाति व्यवस्था का उन्मूलन हो गया, उस दिन आरक्षण की कोई डिमांड नहीं रहेगी, उस दिन SC की कोई डिमांड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बिना उस व्यवस्था को
की पहली सीढ़ी के रूप में भाई जहाँ कोई कह सकता है कि इसमें पिछड़े बाधक हो रहे हैं, इसमें अगड़े बाधक हो रहे हैं, लेकिन जो उसी कैटेगरी में रखी गई हैं उनके एमालगमेट होने में कौन बाधक हो रहा है और जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया है उनके प्रति भी क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं कोई जैसा नहीं इस पर दे रहा हूँ, लेकिन इस पर समाज को चिंतन करना पड़ेगा। अगर कोई महिला आपसे विवाह करती है तो किन कारणों से आपके घर में रह रही है, आपके बच्चों को पैदा कर रही है, वह क्यों प्रधान कोटे का, मेयर कोटे का, आपकी जाति का चुनाव नहीं लड़ सकती है, क्यों? वह क्यों परीक्षा में आपके साथ आपके बच्चे की मां होने के बावजूद भी जिस कोटे में आप बैठ सकते हैं उसमें क्यों नहीं बैठ सकती? उसने समस्या को जड़ से मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इस पर मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूँ, इस पर समाज को गंभीर चिंतन की जरूरत है। और जब चिंतन होता है तो कोई समुद्र मंथन से जार भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। जार को पी लेने वाला महादेव होता है, अमृत को पी लेने वाला केवल जूता ही रहता है। धन्यवाद जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत। आपने जो भी बातें कही वो उससे मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। और यहाँ तक कि जैसे आपने बताया कि जो कानून बनाए गए हैं उनका सदुपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि मैं तो ये बोलना चाहूँगा उससे भी एक कदम आगे जाके कि उनका उपयोग ही नहीं हो रहा। ये आपने बिल्कुल बहुत ही सही बात की। मैं बस थोड़ा सा भावुक हो गया था और मैं बस ये जानना चाह रहा था कि थोड़ा जो भावनात्मक आघात अपन को पहुंचता है उससे मतलब थोड़ा सा कैसे उभरे बस। लेकिन आपने जो मेरी बात को पकड़ के और उसमें बिल्कुल एक बहुत सही उसका समाधान दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच में अवध कुमार सर हैं। अवधेय सर, माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न अथवा टिप्पणी अवश्य रखें। अभी आवाज नहीं आ रही है सर, माइक अनम्यूट करें। सबसे पहले मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और हमारे समझ साथी जो जुड़े हैं और हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं उनको भी हमारी तरफ से नमस्कार। समाजवाद पर गुरु जी ने आज जो व्याख्यान दिए वो बिल्कुल केवल सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। बिल्कुल इन्होंने अपनी सेवा में जो कुछ देखा, सेवा काल में और जीवन काल में, मतलब एक गवर्नमेंट सर्वेंट की हैसियत से और एक भारतीय नागरिक की हैसियत से इन्होंने जो कुछ प्रैक्टिकली में देखा है केवल उसका हूबहू चित्रण किया। जैसे कि समाजवाद आजादी के तुरंत बाद समाजवाद वास्तव में लग रहा था कि हम समाजवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये 90 के बाद जो है इसमें बिल्कुल एक गिरावट आना शुरू। जैसे कि शिक्षा में आजादी के बाद शिक्षा में वास्तव समाजवाद था, क्योंकि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, बहुत बड़े तो नहीं, जो कहने मतलब कि जैसे अब टाटा बिरला की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इस तरह से व्यापारी वर्ग था, अधिकारी वर्ग था, वकील थे, जज थे, नेता थे, उनके सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। मैं स्वयं की बात करता हूँ। मैं 90 कक्षा पास करके गवर्नमेंट विद्यालय में गया एडमिशन के लिए। टेस्ट ये तो टेस्ट में मैं नहीं आ इतना मतलब एडमिशन को लेकर के जो बच्चे उसमें नहीं आ पाते थे वो क्या कहते हैं कि उसमें जाते थे गवर्नमेंट एडेड विद्यालय में। प्राइवेट तो कोई नामो निशान नहीं था, कहीं कोई
ज्यादा फीस उस नहीं होता तो वेलफेयर के लिए लोग खोजते थे। और दूसरी बात, जो सुविधाएं थी, सुविधाओं में भी समाज यानी मतलब कि प्राइवेट डॉक्टरों की इस तरह से भरमार नहीं था उस समय। जब जब की बात मैं बता रहा हूँ कि सभी जो है जितने भी लोग होते थे, अधिकारी, मतलब सरकारी कर्मचारी और बिजनेसमैन और नेता नकली जितने भी थे, यहाँ तक कि मैं ये हमारे क्या मतलब कि एक बगल में थे, बगल गांव के बाबूराम किंकर। बाबूराम किंकर की कहने मतलब कि पत्नी गई अस्पताल में तो वो भी लाइन में लग करके दवाई ले रही। तब कोई जानने वाला अस्पताल का पूछा कि आप क्यों लाइन में लगी? नहीं भाई, जैसे सब लगे मुझसे भी लगे, मान किसी को हमसे ज्यादा पहले जरूरत है दवाई की। मतलब इस ये लोगों की सोच थी। अब लोगों की सोच में जो है धीरे धीरे बदलकर में सुविधाएं। उसके बाद देखिए आजादी के तुरंत बाद जो है तमाम जो है भूमिहीन मतलब कि भूमि आवंटन का कार्यक्रम चला कि जो मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें भी होनी चाहिए। तमाम गाँव में लोगों को जमीनें मिले आवंटन में, लोग जो है उसका लाभ लिए हैं। और जो सबके पास जो है करने मतलब अपना कमाने खाने का इंतजाम है, उसके लिए एक अंत्योदय कार्यक्रम चला था। अंत्योदय में कोई जो है गाय खरीद रहा है, कोई बकरी खरीद रहा है, सरकारी लोन जिसमें 50% सब्सिडी थी, और कोई भैंस खरीद रहा है, कोई टांगा खरीद रहा है, कोई रिक्शा खरीद रहा है, कोई जो है अपना पढ़ाई है तो उसको अपने बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत सहायता मिले। इससे लोगों में जो है लोग बढ़े और लोगों को जो है वो सेल्फ मतलब अपना स्वरोजगार जो है विकसित किया गया, लोग जिससे जो है उसका लाभ लिए। और तीसरी चीज जैसे अभी गुरु जी ने संकेत किया बताया कि जो मनरेगा वाला कार्यक्रम है उसमें जो है किस तरह से काम होता है आप गुरु जी ने स्पष्ट कर। लेकिन उस समय की बात है जब आजादी के बाद नहरें निकाली जा रही थी, सड़कें बनाई जा रही थी, तो गांव के तमाम लोग मतलब कि जाते थे, वो सड़कों पे में काम करते थे, नहरों की खुदाई में काम करते थे। और उसमें अधिकांश ये नहीं कि जेसीबी खोद दिया और क्या कहते हैं कि चला गया, उसके बाद फिर जो पैसा है वो आपस में कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए, जैसे आजकल हो रहा है। जैसे गांव में मनरेगा का काम चल रहा है, तालाब खुद रहा है, पता चले जेसीबी आई खुद गई, और निश्चित है भाई आदमी तो ज्यादा काम करेगी। तो जैसे मान लीजिए 1 लाख का प्रोजेक्ट है, 50,000 रुपए जेसीबी वाला ले गया, 50,000 रुपए हम सबको वितरित कर दिया गया, सबको थोड़ा थोड़ा देके दिखा दिया गया कि हाँ इस तरह के। उस समय जो है इस तरह की बात नहीं, ये सब बातें जब आना शुरू हुई तभी से गिरावट आना शुरू हुई समाजवाद में। समाजवाद में जो सुविधाएं थी तो वास्तव में ऐसा लग रहा था कि सुविधाएं जो है वो एक तरीके की सुविधाएं सारी सुविधाएं। अब एजुकेशन में देखिए, अब वही जैसा गुरु जी ने बताया कि बहुत ही जो बिल्कुल किसी लायक नहीं, मान लीजिए रिक्शा भी जो बढ़िया रिक्शा चला कमा ले रहा है तो वो भी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेज रहा है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ट्रेंड होते हैं, उनकी विधिवत परीक्षा होती है, परीक्षा पास करके आते हैं और तब उनका वो सर्विस तब पढ़ाते हैं, उनको एक्सपीरियंस, लेकिन वहाँ बच्चे ही नहीं है। और इसका मूल कारण है जो बड़े बड़े लोग हैं वो जो है एक इंडस्ट्री अपना एजुकेशन को एक इंडस्ट्री के रूप में मतलब स्थापित कर रहे हैं। कोचिंग बताइए, कोचिंग अब गुरु जी के जमाने में कोचिंग सब कोई जानता ही नहीं रहा होगा कि IAS PCS लोग जो है अपनी
पढ़ाई से अपना सेल्फ स्टडी से लोग आगे बढ़ते थे। गवर्नमेंट सर्वेंट, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी लोग आगे बढ़े हैं, तो सब कोचिंग छोड़ के अब जो है कोचिंग की इंडस्ट्री हो गई है, और कहीं कोटा भेज रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अब तो अब जैसे कोटा, अब कोटा सब थोड़ी नहीं भेज, तो सब तो थोड़ी भेज नहीं पाएगा अपने बच्चों को, तो वहाँ समाजवाद बिल्कुल खत्म, एजुकेशन में समाजवाद खत्म है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति ये है कि वहाँ डॉक्टर हैं तो दवा नहीं है, हैं? लोग जो है जो सक्षम लोग हैं वो प्राइवेट में जा रहे हैं। तो समाजवाद का धीरे धीरे जो है वो ह्रास होता जा रहा है। और उस ह्रास के कारणों में अगर देखा जाए तो हमी मतलब पब्लिक, जनता, जैसे SC ST जब 89 में राजीव गांधी ने SC ST एक्ट जो है कानून पारित किया हो, तो ये सोचकर थोड़ी किया होगा कि इसका इतना दुरुपयोग होगा। दुरुपयोग कौन कर रहा है? दुरुपयोग अब SC ST एक्ट जो है वो तो किसी SC के खिलाफ लिखा भी नहीं सकता, वो तो SC जो है किसी सवर्ण के खिलाफ दिखाता है। और सवर्ण अगर दुरुपयोग हो रहा है तो सवर्ण ही उसका दुरुपयोग करवाता है अपने दुश्मनों के खिलाफ, और उसमें मोहरा उसको बनाया जाता है। तो अब इसका मतलब कि जब तक सशक्त नहीं होगा, जब जातियां, छोटी जाति जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है वही सशक्त नहीं होंगी, और क्या कहते हैं कि वो दूसरे के दबाव में बनी रहेंगी, तो तब तक कोई कानून उनके लिए, कोई भी कानून बना दिया जाए तो कोई काम नहीं आएगा। जो शक्तिशाली वर्ग है, शक्तिशाली वर्ग अगर न चाहे कि किसी कानून को दुरुपयोग नहीं होगा, तो दुरुपयोग में भी तो जो हमारा जो जिनके खिलाफ जो है कानून बना वही दुरुपयोग करवाते हैं। और अगर नहीं दुरुपयोग करता है तो उसको परेशान करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट व्यक्ति है, अगर वो मान लीजिए उसको मान लीजिए कोई प्रताड़ित किया, कोई कुछ किया, तो उसके लिए कोई जो है नहीं कहता नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको प्रताड़ित किया, चलिए हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा वो FIR लिखवाएंगे। लेकिन FIR जो SC ST के अंतर्गत जो FIR होते हैं, वास्तव में उसका प्रयोग जो है लोग अपने दुश्मनों के लिए करते हैं। उनके यहाँ जो नौकर चाकर हैं, जो उनके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, जो उनकी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, उन्हीं को करे मतलब कि आगे करके और अपना प्राप्ति करते हैं। तो ये सब तो समाजवाद का इस समय जो है बहुत ज्यादा ह्रास हो रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें सभी लोगों का जो है सहयोग चाहिए। सभी लोग मिलजुल करके अगर इन सब चीजों को जो है उस पर विचार विमर्श करेंगे। अब आजकल देखिए राजनीति में बिना जातिवाद कोई राजनीति नहीं है। अब एक समय जो था जब आजादी के बाद जब कांग्रेस का एक वर्चस्व था, तो देखिए उसमें सभी जातियां जो एक साथ थी, एक ही पार्टी को वोट देते थे। और सबका जो है कहने मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी के प्रति कोई दुर्भावना होती थी नेताओं के अंदर। जो उस समय के जो कांग्रेस का जो एक विशिष्ट कर्म जिसको कोर कहते हैं, उनके अंदर जो है कि सभी वर्गों के प्रति जो है सहानुभूति थी, छोटे वर्गों के प्रति सहानुभूति थी। वो लोग तमाम स्कीम लाए, तमाम रिजर्वेशन को मतलब क्या बताया और सब चीजें की है। इससे लोग काफी आगे बढ़े। और उस समय भी कहने मतलब कि पीछे जो जो हमारी पहिया चल रही थी समाजवाद की ओर, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, उस समय भी लोग जो है टांग खींचने वाले थे, लेकिन तब उनका प्रभाव कम था। लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता गया और सब चीज भी करता गया। अब स्थिति यह है, ये सब बहुत ज्यादा
फेमिनिस्ट लोगों में आ गई कहने मतलब कि जो चीजें कम हो रही थी धीरे धीरे जो है वो बढ़ती गई। अब उसमें भी क्षेत्रीय दलों कहने मतलब कि जो अपने कहने मतलब अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है ये कहने मतलब जातिवाद आते गए और जहर बोते गए, जहर जो है वो बढ़ता गया और सही चीज पर काम किसी ने नहीं किया। सही चीज पर क्षेत्रीय दल जो जातिवादी ये स्थिति पैदा कर दी है समाज में, वो सही चीज लोगों को नहीं बताए और अब वो उल्टा सीधा अपना कहना मतलब कि स्वार्थ सिद्धि के लिए सब बता करके सब हो रहा है। नहीं तो लोगों में धीरे धीरे जो है ये सब चीजें कम हो रही थी, सब धीरे धीरे बंद हो रहा था। लेकिन बीच में 90 के बाद जो है वो सब फिर वही बढ़ता गया। तो अगर मुझसे कोई जो है ज्यादा कुछ निकल गया हो तो माफ करिएगा, जो हमारी समझ में आया हमने उसको बोला और इसी के साथ मैं समझ आता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत सटीक कहा है चीज़ें और यही दिखाई दे रहा है जो आपने कहा है, ये हो भी रहा है काफ़ी हद तक। पैटर्न चेंज हो जाते हैं, मोड ऑफ सप्लाई सेम रहती है ज़्यादातर, वो भी कई बार बदलते हैं। तो अभी 21-19 हो गया, गुरु जी से निवेदन करेंगे, गुरु जी कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। आगे बढ़ेगा समापन को दर्शक कीजिए। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शामिल सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी तरफ से गुरु जी को सादर प्रणाम। और आदरणीय अवध सर ने और सुदर्शन जी ने, शैलेश कुमार मौर्य जी ने एक दूसरे के सहयोग से जो भी इस कार्यक्रम में बीच में आए और गए की मदद से यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। आप सभी से इस आशय के साथ निवेदन किया जा रहा है कि यह कार्यक्रम प्रतिदिन 7:30 से 8:30 के बीच संचालित हो रहा है। अपने दोस्तों के साथ, अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होकर अवश्य इसका लाभ लें और आम जनमानस तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें। कल हम लोग पुनः मिलेंगे 7:30 से 8:30 के बीच में। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम, शुभ रात्रि। शैलेश, ओ शैलेश।